स्टूडेंट अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करेंगे, तो ही हमें पता चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जरूरत क्यों थी। तो चलिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए स्टूडेंट आपको बहुत सारे बेसिक की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर मोजले ने क्या कहा था। मोजले ने 1913 में अपनी थ्योरी दी थी और इसने डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव के जस्ट अपोजिट थ्योरी दी थी। मैंने कहा था एटम के पास दो नंबर होते हैं स्टूडेंट, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास नंबर। याद होगा आपको, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर को A से। किसके अंदर सब नंबर है? एटम के। बाकी सबने एटॉमिक मास नंबर को फंडामेंटल माना था। क्लासिफिकेशन के लिए हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल कैरेक्टर माना। क्यों ऐसा? क्योंकि इसने भी कुछ ऑब्जर्व किया स्टूडेंट। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर पीरियोडिसिटी देखनी है यानी रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर देखना है तो वह उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की वजह से होता है। इसलिए इसने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल कैरेक्टर मान लिया। इसको समझने के लिए स्टूडेंट तो चलिए हम कुछ बेसिक करते हैं स्टूडेंट, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट को समझने के लिए स्टूडेंट हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए, एक बोर्स का पोस्टुलेट और दूसरा स्टूडेंट अफबाउ का प्रिंसिपल। आपके बुक्स में बोर्स के पोस्टुलेट नहीं दिए हुए हैं, ना ही अफबाउ का प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा बेसिक लेवल पर इन दोनों को हम जान लेते हैं, ताकि हमें हेनरी मोजले यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आपके बुक में जो साइंटिफिक रीजन है उसको भी यही आंसर कर सकता है। आप जब तक यह नहीं जानोगे साइंटिफिक रीजन नहीं समझ में आएगा। जैसे KLMN सेल्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा। M की कैपेसिटी 18 होती है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आते हैं? क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि थर्ड पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि M सेल होता है, 18 नहीं आते हैं। यानी 18 एलिमेंट क्यों नहीं प्लेस किए जाते हैं? ऐसा बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको यह समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम नील, दूसरे का नाम बोर, लेकिन बोर्स पोस्टुलेट के नाम से यह जाना जाता है। वैसे तो हायर लेवल में 11th और 12th लेवल पर बात करो तो बोर्स के 3 पोस्टुलेट हैं। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है, तो घबराओ नहीं। हम सिंपल, हमें जरूरत क्या है उतना जान लेते हैं स्टूडेंट। आगे हायर स्टैंडर्ड में बाकी हम पढ़ाई कर लेंगे। बोर्स ने कहा, सबसे पहले न्यूक्लियस को डिफाइन किया। बोर्स ने नहीं न्यूक्लियस को डिफाइन किया, न्यूक्लियस को एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, उसका नाम रुदरफोर्ड था। रुदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये पॉजिटिव सेंट्रल चार्ज ऑफ एन एटम है। बोर्स ने ये सेल्स के बारे में बताया था। आपको पहले से ये पता होगा थोड़ा मोड़ा स्टूडेंट। इसको लेकर जो आपकी समझ नहीं होगी मैं वो भी आज आपका समझ सही कर दूंगा। KLMN के 1 2 3 4 ऐसे OPQ भी होते हैं स्टूडेंट। बोर्स से कहा गया ये जो सेल्स हैं, वैसे बोर्स ने, मैंने पहले कह दिया, बोर्स ने इसके ऊपर बहुत डिटेल बातें की हैं। आप 12th का लेक्चर मेरा देख सकते हो, एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियस करके होगा, यूट्यूब पर आप उसको सर्च करके देख सकते हो, वहां बहुत डिटेल हमने पढ़ाया है इसको। के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो कहा 2। के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। एम में कितने आ सकते हैं? 18। एन में कितने आ सकते हैं? 32। ये कैसे आ सकते हैं? एक फार्मूला इसने यूज किया था, उस फार्मूले का नाम था 2n²। के का नंबर कितना है स्टूडेंट? 1। तो एन की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। 1, ये एन जो है ये नंबर ऑफ सेल है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, तो 2 1 = 2। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। ऐसे एल के लिए भी चेक कर सकते हो। एल की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, तो इलेक्ट्रॉन कितने नंबर आएंगे इसके अंदर?
2 इंटू स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 टू जा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। ऐसे आप चेक कर सकते हो 32 आएगा। मैं O की बात कर रहा हूं, O का नंबर क्या होगा, N के बाद O आएगा 5, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 5 का स्क्वायर इज 25, 25 टू जा 50, यानी इसके बाद जो सेल है वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 आते हैं। करने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट, ये थियरी ही रॉन्ग है। बोस ने जो थियरी दी थी उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। इन ड्रॉबैक को मैं इस तरह से पढ़ाता हूं, SMS डीजे PM इज कमिंग मुंबई, ये ड्रॉबैक है बोस के। शिल्डिंग इफेक्ट, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, स्क्रीनिंग इफेक्ट, डुअल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जीमैन इफेक्ट, पॉली एंड मल्टी ऑर्बिटल सिस्टम, इन सब चीजों को बोर्स ने नहीं बताया था, लेकिन आपको जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ये सब क्या है आपके सिलेबस में ही नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि बोर्स की थियरी ही नहीं सही है स्टूडेंट। पढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि इसी के बेस पर आपके साइंटिफिक रीजन पूछे जाते हैं आपके सिलेबस से, इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज मैं खुद नहीं पढ़ाता। स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स की बात की थी, हाय, हेलो, लिसन, बी सी, न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, ये 10 हो गया स्टूडेंट। ना, मागो, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, ये 20 हो गया स्टूडेंट। आगे और भी हैं, लेकिन पहले हम इतने की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टूडेंट जो K की कैपेसिटी है वह 2 की है, देखो मैंने मिटाया नहीं है, फार्मूला भी नहीं मिटाया है, 2n²। एटॉमिक नंबर लास्ट लेक्चर में हमने देखा, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, K की कैपेसिटी कितनी 2, L की कैपेसिटी कितनी 8, M की कैपेसिटी कितनी 18, N की कैपेसिटी कितनी 32। तो स्टूडेंट 1 तो इजीली आ जाएगा, कैपेसिटी 2 की है। यहां कितना है स्टूडेंट 2 आ जाएगा। 3, जब यहां 3 है तो यहां कितना आएगा 2 और यहां कितना 1। 4 2 2, 5 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। स्टूडेंट यहां 10 था, 2 इसमें, रिमेनिंग इसमें 8, 10 हो गया। अब देखो L की कैपेसिटी कितनी थी 8, फुल हो गया L, 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। स्टूडेंट ये 19 और 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 8 8 1। अब आपका क्वेश्चन है सर यहां 18 आ सकता है, 8 पर क्यों स्टॉप हो गया? जी हां स्टूडेंट, मैं आंसर करूंगा, लेकिन इस थियरी के थ्रू हम नहीं समझ सकते हैं। जब मैं इसके बाद वाला जस्ट थियरी पढ़ाऊंगा, आप बहुत प्रिंसिपल, तो खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा आपको। इसका देखो स्टूडेंट 2 8 8 2, यहां भी वही गलतियां हुई हैं, तो ऐसे मिस्टेक्स हैं, लेकिन आप इसको पहले लिख लीजिए ताकि हम इसको समझ सकें क्या कर रहे थे। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और इसी के बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाए। ये जो K L M N थे स्टूडेंट, इनको सेल कहा जाता है, या कुछ लोग ऑर्बिटल भी कहते हैं। K L M N, K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, L 8, M 18, N 32। इसमें इलेक्ट्रॉन ना आकर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर कई सारे बॉक्सेस होते हैं।
उन बॉक्सेस को सब सेल कहते हैं, इसको एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको सच में पीरियोडिक टेबल समझना है, पीरियोडिक टेबल आप समझना चाहते हो कि कैसे फॉर्म हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इस पार्ट पर फोकस करना। एस, पी, डी, एफ से रिलेटेड जो भी मैं बातें करूंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सब सेल के बेस पर बना। इन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट? सब सेल। के में कितने, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। 4 के डिफरेंस पर है स्टूडेंट, चेक कर लो डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 4। स्टूडेंट बताना क्या चाह रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट तक मेरे साथ कोऑपरेट करिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा मैं बताना क्या चाहता हूं आपको। उसके बाद आपको खुद फील होगा कि मैंने इतने दिनों से आपको जो पढ़ाया उसका मकसद क्या था और वह कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा। स्टूडेंट के सेल के अंदर एक सबसेल होता है, उसका नाम 1s है। एल सेल के अंदर 2 सबसेल होता है, एक का नाम 2s है और दूसरे का नाम 2p है। एल एम के अंदर 3 सबसेल होते हैं स्टूडेंट, एक का नाम 3s, दूसरे का 3p, 3d। एन के अंदर 4 सबसेल होते हैं स्टूडेंट, 4s, 4p, 4d, 4f, ये सबसेल्स हैं स्टूडेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में मैंने लिखा है 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा 2s की होती है। हाँ, एक जगह मैं चेंज करूंगा लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आएगा। 4s और 3d को लेकर बहुत बड़ा मचमच है, वहां मैं सही करूंगा स्टूडेंट, लेकिन अभी नहीं, पहले आपको नॉर्मली समझा दूंगा फिर सही करूंगा। कोई भी स्टूडेंट 1s हो या 2s हो, कोई भी s हो, s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चाहे वह 1000s हो, है नहीं हो, s कोई भी हो, p कोई भी हो। p में 6 आएंगे, s में 2 आएंगे, d में 10 आएंगे, फिक्स्ड है स्टूडेंट। तो s में कितना आएगा? 2, इसीलिए k में 2। यहां कितना? 2, यहां कितना? 6, दोनों मिलाओ 8, इसलिए l में 8 आते हैं। रीजन समझ में आ गया होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे यहां 2, यहां 6, यहां पे 10, टोटल 18, इसलिए m में 18 आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन sp-df में भरे जाते हैं, ना कि KLMN में, लेकिन sp-df KLMN के अंदर होता है, इसीलिए काउंट वहां करते हैं। कैसे फिल करोगे यही इंपॉर्टेंट है। ये समझ गया, पीरियोडिक टेबल समझ गया, मोजले का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ गया आपको। स्टूडेंट जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यह अबाव का प्रिंसिपल है, आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, हेड को टेल से ज्वाइन करते हुए जाना है। आप 118 का इसी तरीके से लिख सकते हो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s, ध्यान रखो, फिर 3d है स्टूडेंट। 4s के बाद 3d आता है, यही सबसे बड़ा मचमच है, मुद्दा है, और इसी को लेकर ही सबसे बड़ा बवाल होता है। तो चलिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां साइड बाय साइड लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए और हम पीरियोडिक टेबल को समझ जाए, अच्छे से समझ लेंगे आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम
4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। स्टूडेंट चलिए हम रूल को फॉलो करते हैं। तो ये 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1s लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर है 1s1। s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s हो 2s हो, आप बात करो 1s, यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 1s2, 1s फुल हो गया। अब 3 है, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 1s में, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2s में, 1s2, 2s1। अगेन 4 है, 1s2, 2s2। स्टूडेंट 2s भी फुल हो गया। 2s फुल होने के बाद कहां जाएंगे हम 2p में, देखो सब दिख रहा है आपके सामने, प्लीज समझने की कोशिश करो, एक बार समझ गया पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए आपको समझ में आ जाएगा। 5, 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2s के बाद 2p, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। स्टूडेंट 2p भी फुल हो गया। मैंने कहा था p कोई भी हो 6 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, आपको यहां दिखा दिया। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, ये कर क्यों रहा हूं, वेट करिए, सिर्फ आप 2 मिनट ही वेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्टूडेंट देखिए 2p भी फुल हो गया, 11 है, 2p के बाद 3s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s1, फिर s में 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s भी फुल हो गया, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3p, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये ऑर्गन का मैंने लिखा स्टूडेंट। 3p भी फुल हो गया, अब कहां आएगा 4s में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, पोटेशियम के केस में, कैल्शियम के केस में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। चलिए अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। स्टूडेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए हेनरी मोजले ने मेंडलीव की थियरी को कॉपी किया और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया उन्होंने।
इन 7 हॉरिजॉन्टल लाइन को इन्होंने मेंडलीफ वाले ही नाम रहने दिया और क्या कहा? पीरियड। होप आपको इतना समझ में आता होगा कि पीरियड। 18 वर्टिकल लाइन बनाया, एटीन नहीं है, कम है, लेकिन आप समझने के लिए समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। स्टूडेंट ये 18 नहीं है, लेकिन आप 18 बना लीजिए। स्टार्टिंग के दो ये जो ग्रुप है वर्टिकल लाइंस को ग्रुप कहा, टोटल 18 ग्रुप है। दो ग्रुप ये 1 और 2 एस को दे दिया क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लास्ट के 6 स्टूडेंट 6 ग्रुप पी को दे दिया क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो टोटल कितने थे? टोटल थे 18। तो बीच में रिमेनिंग कितने बचे? 10 बचे। जो रिमेनिंग 10 हैं वो किसको दे दिया? जो रिमेनिंग 10 है 10 वो डी को दे दिया स्टूडेंट। और नीचे एफ के लिए एक्स्ट्रा जगह बनाई। क्यों बनाई? आगे मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। एस को कितना दिया? 2, पी को 6, डी को 10, क्योंकि 2 + 6 8, 18 में से 8 माइनस करोगे बीच में 10 बच जाएगा। होप इतना समझ में आ गया होगा। यह ऐसे बनाया। इसमें एलिमेंट को रखा कैसे, शेप क्यों वैसा आया, उन दोनों चीजों को समझते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को यहां से उठा लीजिए। सपोज दैट मैं सोडियम को यहां से पिकअप करता हूं। सोडियम को ले लिया मैंने। पहले का नंबर देखिए स्टूडेंट, कितना है नंबर? 3। तो ये जो नंबर पहले दिया होगा यह पीरियड बताएगा, यानी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन बताएगी 3। यह बताएगा ब्लॉक कौन सा है, यह पोजीशन बताएगा कि उस ब्लॉक में कौन से नंबर पे है। करा एस में है फर्स्ट पोजीशन पर, तो एस का फर्स्ट पोजीशन यही है। यहां आपको पीरियोडिक टेबल में सोडियम मिलेगा। समझ में आया? ऐसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन की या एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम का देखिए 3p1 थर्ड रो, पी का पहला नंबर, यहां पर आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। किसी भी एलिमेंट की बात कीजिए, जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, बहुत फेमस है, तो ऑक्सीजन को लेकर 2p4, 2 में पी के फर्स्ट सेकेंड, पी का फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहां ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको। कैल्शियम 4s2, फोर्थ के एस के सेकेंड पोजीशन पे आपको कैल्शियम मिल जाएगा स्टूडेंट। जो यूज नहीं हुआ उसको मिटा दिया, इसलिए पीरियोडिक टेबल वैसा दिखता है। तो यह आपको क्यों जानना है? क्योंकि इसी के बेसिस पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, कहां एलिमेंट जाएंगे उसको रखा गया। अब तो क्रिस्टल क्लियर हुआ माइंड में कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों थी, क्यों एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया और जितने थियरीज पढ़े क्यों पढ़े। होप इसको लेकर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई। यह 10th के सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा सिखाया है कि ताकि एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को लेकर आपके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आ सके, आप समझ सको कोई भी एलिमेंट क्यों कहां उस पोजीशन पर गया है, यह है रीजन है। होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो ये जो पीरियड फर्स्ट है ये सेल के, पीरियड सेकेंड सेल एल है, पीरियड थर्ड सेल एम है। नहीं यकीन है करते हैं। ग्रुप 1 हाय, लीना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही एलिमेंट है स्टूडेंट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्स के थियरी से 1, लिथियम का 2,1, सोडियम का 2,8,1, पोटेशियम का 2,8,8,1। इतना तो मैंने आपको सिखाया है। हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल,
स्टूडेंट मैं लिथियम की बात करूं, स्टूडेंट से फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे सेल में कितने हैं? 1। इसके अंदर सेल कितने हैं? KLM 3 सेल हो जाएंगे। फर्स्ट में 2 8 1, यानी जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं कि नहीं, यानी नए नए सेल्स चालू हो रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहता है कि जब एलिमेंट नए पीरियड में बिगिनिंग करता है तो नया नंबर ऑफ सेल स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे कई सारी चीजें कही गई हैं। स्टूडेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट को सिंपल एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस कहा जाता है। चलिए इन चीजों को हम समझते हैं स्टूडेंट। यह ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन क्या है और पीरियोडिक कैरेक्टर को लेकर भी हम बातें करते हैं। स्टूडेंट एक टर्म आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, कुछ एलिमेंट 2 करना चाहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी 2 से दिखाते हैं, इसे ड्यूप्लेट कहते हैं स्टूडेंट। बाकी जितने भी एलिमेंट है अपनी स्टेबिलिटी 8 से दिखाते हैं, उसे ऑक्टेट कहते हैं स्टूडेंट। तो मोस्टली एलिमेंट ऑक्टेट दिखाते हैं। तो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट करने के लिए इन दोनों को हम कहते हैं स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वही वैलेंसी कहलाती है। जैसे अगर मैं क्लोरीन के केस में बात करूं 287, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो Cl पर एक माइनस आ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी? 1। ऐसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं स्टूडेंट 2 6, लास्ट सेल में कितना है? 8। यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 माइनस आता है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 2। ऐसे सोडियम के केस में बात करूं 2 8 1, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। या तो 7 गेन करे या तो 1 लूज करके ये 8 दिखाए। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी लगती है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। 7 गेन करना इतना इजी नहीं है स्टूडेंट। 1 लूज करना ज्यादा इजी है, लूज कर देगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 1 प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस चार्ज आया और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई स्टूडेंट? 1। होप आपको समझ में आ गया होगा वैलेंसी क्या होता है। स्टेबल होने के लिए जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन या लूज और गेन करता है वही वैलेंसी कहलाती है। जितने भी एग्जांपल लिया स्टूडेंट मैंने वह है सिंपल एलिमेंट का लिया। अगर मैं स्कैंडियम या इसके डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के एलिमेंट की बात करता, यहां पर एलिमेंट जो थे उनका लास्ट सेल इनकम्प्लीट था। कौन सा सेल स्टूडेंट? लास्ट सेल। बड़े ध्यान से पढ़ना, लास्ट सेल सिर्फ इनकम्प्लीट था, एक ही सेल इनकम्प्लीट था, इसीलिए इन्हें हम सिंपल एलिमेंट कहते हैं। एक सेल इनकम्प्लीट होने के नाते सिंपल कहते हैं, यह समझ में आ गया। इसमें एक और होता है ग्रुप 18, उसके एक भी सेल इनकम्प्लीट नहीं होते हैं, इसलिए उसे हम इनर्ट गैस कहते हैं। या जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। स्टूडेंट अभी तक जितने भी मैंने वैलेंसी के लिए एग्जांपल लिया था वो सब सिंपल एलिमेंट थे, यानी जो भी मैंने एग्जांपल लिया था वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट का लिया था। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट का एक ही सेल इनकम्प्लीट होता है, उस सेल का नाम है वैलेंस सेल। एक ही सेल इनकम्प्लीट होता है। जैसे मैं सोडियम के केस में बताया 281 KLM, देखिए सिर्फ M सेल इनकम्प्लीटेड है।
वैलेंस सेल। यहां भी ग्रुप 18 को छोड़कर स्टूडेंट, ये जो ग्रुप 18 है इसके पूरे सेल कंप्लीटेड होते हैं, इन्हें हम इनर्ट गैस कहते हैं स्टूडेंट। पूरे कंप्लीटेड है ना, जैसे नियॉन 2-8, जैसे ऑर्गन 2-8-8, इनकी वैलेंसी 0 होती है स्टूडेंट, इसीलिए 0 ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं। तो मैं बात कर रहा था इनके एक सेल इनकम्प्लीट होते हैं ग्रुप 18 को छोड़कर, एस और पी में। एक ही उस सेल का नाम वैलेंस है, इसलिए इनको सिंपल एलिमेंट कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट डी की और एफ की, तो डी में एक लास्ट सेल इनकम्प्लीट होता है। लास्ट सेल 0 ग्रुप को छोड़कर सबके इनकम्प्लीट होते हैं। एक इनर सेल इनकम्प्लीट होता है। टोटल नंबर ऑफ सेल इनकम्प्लीटेड कितने होते हैं? 2। जैसे मैं स्कैंडियम की बात करूं स्टूडेंट 2892 KLMN, ये आपको नहीं समझ में आएगा मैंने कैसे लिख दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। M में 18 आते हैं, 9 है, N में 32 आते हैं, 2 है, 2 सेल्स इनकम्प्लीटेड है, एक आउटर सेल एक इनर सेल। तो जिसमें एक इनर सेल इनकम्प्लीटेड होता है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह अगर मैं F की बात करूं तो एक आउटर सेल और 2 इनर सेल इनकम्प्लीटेड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल इनकम्प्लीटेड 3 होते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। F ब्लॉक में 2 सीरीज है, 2 पीरियड दिए हुए हैं। पहले पीरियड में अगर आप ध्यान देंगे यहां LA यहां AC लिखा हुआ है, उसके बाद यहां C यहां TH ऐसे एलिमेंट आगे हैं। फर्स्ट सीरीज में बात करेंगे हम। LA इज लेंथेनियम स्टूडेंट और AC एक्टिनियम, इसीलिए लेंथेनियम से शुरू होने के नाते पहले वाले सीरीज को हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं और दूसरे वाले को एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। लेकिन यह दोनों F के एलिमेंट ही नहीं है, दोनों D के एलिमेंट है। आगे 11th में आप पढ़ोगे लेंथेनियम और एक्टिनियम दोनों D के एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट। तो जो भी हमने बातें किया वैलेंसी और सेल से रिलेटेड किया, अब हम वैलेंसी को लेकर कुछ खास बातें करते हैं। सेम ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी सेम क्यों होती है? व्हाई सेम ग्रुप एलिमेंट इज शोइंग सेम वैलेंसी? ऐसा क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक रीजन बताना होता है आपको। तो लिसन स्टूडेंट, कोई भी एक ग्रुप ले लो, मैंने कहा था थोड़े बहुत ग्रुप आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यह ग्रुप 1 हुआ। ऐसे ग्रुप 2 ले लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। नहीं याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप 17 ले लो, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नहीं याद है? नो प्रॉब्लम, मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, यहां भी याद करना था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो स्टूडेंट अगर मैं किसी भी ग्रुप की बात करूं, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-7, इसका 2-8-7, इसका 7-7, सबके लास्ट में देखेंगे 7 आता है। ऑक्टेट करने के लिए यह पूरा ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो सबके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही है। 7 है या नहीं है? तो सब ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसीलिए इनकी वैलेंसी 1 होती है। ऐसे मैं यहां करूं तो इसका क्या होगा स्टूडेंट? 1, इसका 2-1, इसका 2-8-1। देखो लास्ट में 1 है, ऑक्टेट करने के लिए सब एक लूज करेंगे, तो इनकी भी वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट? 1। ऐसे यहां बात करो 2-2, 2-8-2, 2-8-8-2, ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वैलेंसी 2। यानी यह ग्रुप 1 है, सबकी वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वैलेंसी 2, ग्रुप 17 वैलेंसी 1। यानी सेम ग्रुप के एलिमेंट, एक जैसे ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी सेम है। बेरिलियम की 2, तो उसी ग्रुप के एलिमेंट मैग्नीशियम की भी 2। यानी एक की वैलेंसी हमें याद है तो सबकी वैलेंसी पता है। क्लासिफिकेशन की पहली जरूरत यह भी थी कि व्हाई वी आर क्लासिफाइंग द एलिमेंट,
एक के कैरेक्टर पता हो, सबके कैरेक्टर हमें बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जरूरत पड़ी थी। अब धीरे धीरे करके मैं आपको क्लासिफिकेशन के ऊपर आंसर देना चालू कर दूंगा। तो सेम ग्रुप एलिमेंट सेम वैलेंसी क्यों दिखाते हैं? बिकॉज उनके आउटर मोस्ट सेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला वाला जो करता है बाकी सब भी वही करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेगा दूसरे भी उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेंगे, इसलिए वैलेंसी सेम होती है। स्टूडेंट, अब मैं आपके बुक के दूसरे टॉपिक पर चलता हूं, जिसका नाम एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज है। ये दोनों क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस होगा, आउटर मोस्ट सेल कौन सा सेल? के, एल, ऐसे सेल्स होते हैं। सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटर मोस्ट सेल। होप समझ में आ गया होगा। एंड द एटॉमिक साइज इज डिपेंड ऑन द एटॉमिक रेडियस। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी साइज ज्यादा होगी। जैसे क्रिकेट बॉल और फुटबॉल दोनों स्फेरिकल हैं, दोनों स्फीयर के जैसा है, लेकिन क्रिकेट बॉल का साइज छोटा है और फुटबॉल का साइज बड़ा है, क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। स्टूडेंट, तो साइज किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। ग्रेटर रेडियस ग्रेटर विल बी द साइज। होप समझ में आया। क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में इससे रिलेटेड? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होता है? या लेफ्ट से राइट सेम पीरियड पर जाने पर एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टूडेंट, कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1। इतना एक्सप्लेन करने के लिए इनफ है। तो इसके पास हाइड्रोजन की बात करें तो एक सेल है, ये आपका हो गया रेडियस सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक का। इसमें 2 सेल है, ये आपका रेडियस हुआ। इसमें 3 सेल है, ये रेडियस हुआ। यानी स्टूडेंट जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखो के, एल, एम, एन, 4 सेल हो गए, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं? यानी डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में जाते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 17 हो, 18 हो, कोई भी ग्रुप हो, डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल ऐड होते हैं। यह भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टर है कि डाउन द ग्रुप नए सेल ऐड हो जाएंगे, और नए सेल ऐड होंगे तो सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। मैं यहां पर क्वेश्चन करूं कि हाइड्रोजन छोटे साइज का है या लिथियम, तो हाइड्रोजन छोटे साइज का है क्योंकि रेडियस छोटा है। लिथियम वो सब बड़ा है, सोडियम की साइज और बड़ी होती है, सबसे बड़ा फ्रांसियम, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इसमें ज्यादा होंगे। स्टूडेंट, होप समझ में आया होगा नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस पर क्या असर पड़ता है। तो कोई भी एक पीरियड का एलिमेंट ले लो, हमने थर्ड पीरियड का ले लिया स्टूडेंट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, बहुत है यार। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्टूडेंट? 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5। इसी तरीके से जाएगा। सेल कौन सा है? के, एल, एम, के, एल, एम, के, एल, एम, के, एल, एम, के, एल, एम। सेल सेम है।
तो स्टूडेंट आज तक जब भी मैंने इस क्वेश्चन को किया है कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस पर क्या असर पड़ेगा, सबने यही कहा है कि सर कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेल तो वही है। स्टूडेंट सेल तभी चेंज हो सकता है, हेनरी मोजेले ने कहा सेल तभी चेंज होगा जब नया पीरियड चालू होगा। मोजेले ने कहा नया पीरियड कब चालू होगा, जब प्रॉपर्टी रिपीट होगी। समझ में आया ना? तो सेल सेम है यानी पीरियड सेम है, पीरियड और सेल में रिलेशन है। स्टूडेंट अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। फर्स्ट सेल देखो, यह है न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, 2 4 6 8, दूसरे सेल में 1। यहां न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं। हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर इन Z, और Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E होता है। Z अगर 11 है तो प्रोटॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? 11। तीनों इक्वल है, यानी यहां 11 प्रोटॉन है। ऐसे मैग्नीशियम के केस में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन यहां एक बढ़ जाएगा, लास्ट में 2 हो गया, और प्रोटॉन जो मैग्नीशियम के केस में होगा 12 प्रोटॉन हो जाएगा। ऐसे में एल्यूमिनियम की केस में बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और प्रोटॉन कितने हो जाएगा? 13 प्रोटॉन हो जाएंगे। रेडियस पर क्या असर पड़ रहा है? रेडियस तो सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है, सेल वही है, सेल वही है ना। आप कहोगे सर कांस्टेंट होगा, लेकिन समझो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब यहां प्रोटॉन बढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो यहां प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, रेडियस उतना ही था, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसी अट्रैक्शन बढ़ने को और सेल के श्रिंक होने को एक टर्म कहा जाता है स्टूडेंट्स। उस टर्म का नाम है न्यूक्लियर पुल। यानी लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियर पुल की वजह से सेल श्रिंक हो जाता है, जिससे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर पुल क्यों आया, समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। हमने पहले ही लेक्चर में आपसे कहा था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने आपको एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था। रेडियस इंक्रीज होगा, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा, और इस कंडीशन में रेडियस इंक्रीज होगा। हमने पढ़ लिया, 2 कंडीशन बता दिया। नीचे से ऊपर जाने पर रेडियस डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल घटेंगे। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। स्टूडेंट इसको समझने के लिए हमें पहला वर्ड समझना है मेटल क्या होता है, और दूसरा वर्ड समझना है नॉन मेटल क्या होता है। स्टूडेंट पुरानी थियरी मत बताना, जब भी मैंने पूछा है तो कहते थे लोग डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्चर, सोनस, हार्डनेस, ये सब स्टूडेंट मेटल के कैरेक्टर हैं। मेटल क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, यानी जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही मेटल है। कैसे? सोडियम देख लो, 281 क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 हो तो लूज ही करना पड़ेगा, मेटल है। एल्यूमिनियम 283 लूज करेगा, यस मेटल है। अरे 5 गेन करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, 3 लूज करना आसान है। नॉन मेटल जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसे नॉन मेटल कहते हैं स्टूडेंट। जैसे क्लोरीन 287, अब बोलो एक गेन करेगा, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन 26 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नॉन मेटल है।
तो नॉन मेटल क्या होता है? जिनके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझना बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। चलिए ध्यान से देखते हैं कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर डाउन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट पर क्या असर पड़ता है। डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, आपने सुना है ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो ये समझ लो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन इधर। ए बी सी डी, ये मैंने 4 कंडीशन बनाया। ध्यान से देखो और बताओ इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का ज्यादा प्रभाव, इफेक्ट जो होगा, न्यूक्लियर पुल होगा, कब ज्यादा होगा? ए के कंडीशन में, बी के कंडीशन में, सी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, यहां आ गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की फिनोमिनल, वो बढ़ जाएगी। यानी वह उतना अच्छा मेटल बन जाएगा, क्योंकि लूज करना मेटल का कैरेक्टर है। और अच्छा मेटल वो जो इजिली लूज करे, इजिली लूज तब करेगा जब न्यूक्लियर पुल कम होगा। डाउनवर्ड द गोल ग्रुप न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है। रीजन क्या है स्टूडेंट? रीजन यह है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो अट्रैक्शन है किसके किसके बिटवीन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन, और डिक्रीज होता है, यानी न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट जाने पर मैंने कहा था रेडियस डिक्रीज होता है स्टूडेंट। रेडियस डिक्रीज होता है यानी शेल श्रिंक होता है। और जब शेल श्रिंक होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा। जैसे मैंने सोडियम के केस में बात किया था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, 281 सेल वही है, 282, 283 सेल वही है, लेकिन अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। सोडियम बड़ा या मैग्नीशियम, किसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है? सोडियम की, क्योंकि इधर तो आके अट्रैक्शन हो जाएगा, घट जाएगा। एल्यूमिनियम बड़ा या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम की साइज बड़ी है, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, यहां न्यूक्लियर पुल ज्यादा है। नाइट सोडियम बड़ा है या फास्फोरस, किसके एटम की साइज बड़ी है? सोडियम के। फास्फोरस की छोटी हो जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे जाएंगे न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और गेन करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है। इसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा नहीं, लूज करना चाहेगा। तो लूज करना चाहेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। और लेफ्ट से राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। स्टूडेंट कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे ऊपर से नीचे जाने पर उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन के लेकर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अगर ग्रुप 15 को देखते हैं, नाना, पाटकर, ऐश्वर्या राय, सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाना पाटकर, ऐश्वर्या राय, सब बीमार। नाइट्रोजन और फास्फोरस स्टूडेंट ये नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड है और बिस्मथ टिपिकल मेटल होता है। यानी एक ही ग्रुप में फिजिकल कैरेक्टर देख लो चेंज हो गया। ये दोनों क्या है? नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, मेटल है। ऐसे हाइड्रोजन में भी होता है, उनके फिजिकल कैरेक्टर स्टेट चेंज हो जाते हैं। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन ये लिक्विड होते हैं, और स्टेटाइन सॉलिड होता है। तो इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? ग्रेडेशन इन हाइड्रोजन कहते हैं। स्टूडेंट होप आपको 10th का यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या थी। अदरवाइज आप कहेंगे कि सर चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, अभी भी आपने नहीं बताया कि एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या थी। तो स्टूडेंट किसी भी ग्रुप को हम लेते हैं, जैसे ग्रुप 1 की हम बात कर ले,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मैंने कहा था सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम वैलेंसी दिखाते हैं। अगर किसी एक एलिमेंट की हमें वैलेंसी पता चल जाती है तो पूरे ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी पता चल गई। अगर यही हम क्लासिफाई नहीं करते तो क्या हमें पता चलती कि इसकी वैलेंसी सबकी सेम है? नो। यानी सिस्टमैटिक स्टडी के लिए हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। इससे क्या होगा? हमारे टाइम की बचत होगी। अदरवाइज जिस तरह मेंडलीव ने किया था, अपने घर में पेपर्स के बहुत सारे टुकड़े लगा दिए थे और बार बार उन पेपर के टुकड़े को ऊपर नीचे करता था, पूरा लाइफ उसने उसी में खत्म कर दिया। हमारे साथ भी वैसा ही होगा। स्टूडेंट, दूसरा हम समझते हैं, दूसरा टर्म क्या है। अगर किसी एक एलिमेंट के ऑक्साइड या हाइड्राइड या कोई भी केमिकल कैरेक्टर अगर हमें पता चल जाता है तो बाकी एलिमेंट्स के भी केमिकल कैरेक्टर सिमिलर होंगे, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम ऑक्साइड बनाते हैं, सेम हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे सोडियम Na2O, तो पोटेशियम भी K2O टाइप का ही ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन मैग्नीशियम के केस में, बेरिलियम के केस में AbO, BeO, MgO इस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। यानी स्टूडेंट, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको कहूं कि एलिमेंट को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत थी, तो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर, यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था क्लासिफाई करने का। कि इतना माथाफोड़ी कौन करेगा यार। थोड़े से हम प्रॉपर्टीज को समझ जाए, बाकी सबकी प्रॉपर्टी भी हम समझ जाए, इसलिए एलिमेंट को हमने क्या किया? क्लासिफाई किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।